Hello everyone, we are back once again with another video on geography section. Friends, as a teacher, being a teacher, I personally accepted कि रिवीजन जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है फॉर आवर स्टडीज फॉर क्रैकिंग एनी एग्जाम सो दैट्स व्हाई नो डाउट हमने अभी तक ज्योग्राफी में बहुत कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है या मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिया है क्योंकि ज्योग्राफी एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसमें आप जितना भी डूबते जाओ कम है इसमें आप जितना भी सीखते जाओ थोड़ा है बट फिर भी जितना थोड़ा बहुत भी अब तक हम पढ़ चुके हैं आज की वीडियो में हम उसको एक रिवीजन देंगे उसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे सो दैट हमें ये सारी चीजें हमारे माइंड में बैठ जाए और वो हमें भूले नहीं और हमें याद रहे कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है थोड़ा फ्रेश करेंगे इस चीजों को ठीक है सो फ्रेंड्स अब तक ज्योग्राफी सेक्शन में हमने पढ़ा है यूनिवर्स के बारे में एंड आफ्टर दैट हमने पढ़ा हमारी प्लैनेट अर्थ के बारे में क्लियर हमने पढ़ा कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा जिसमें हमने नेब्यूला के बारे में पढ़ा कि कैसे नेब्यूला बर्स्ट हुआ और वो कैसे उस क्लाउड में से जब बहुत सारे पार्टिकल्स सेपरेट हुए तो किस तरीके से सन की फॉर्मेशन हुई और 8 प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई एंड सोलर सिस्टम जो था वो एग्जिस्टेंस में आया फिर उसके बाद हमने दी अर्थ वाले सेक्शन में हमने पढ़ा अर्थ के बारे में कुछ कंसेप्ट उसके बारे में हमने जाना कि अर्थ का जो शेप है क्योंकि वो थोड़ा सा ऑब्लॉन्ग है थोड़ा सी स्फेरॉइड शेप है इसीलिए हमें ये पता चला कि अर्थ की जो सन से दूरी है वो किस तरीके से रहती है दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ी कि सन की जो शेप है वो ओब्लॉन्ग तो है ही लेकिन साथ ही साथ वो अपने एक्सिस पे थोड़ी सी टिल्टेड है और टिल्टेड होने की वजह से हमें देखने को मिलते हैं 4 डिफरेंट सीजन्स ठीक फिर हमने इक्विनॉक्सेस के बारे में एंड सॉलिस्टिसेस के बारे में पढ़ा सॉलिस्टिसेस से हमें ये पता चला कि सूरज से इसकी जो दूरी है वो कभी पास तो कभी दूर होती है ठीक है कभी पास तो कभी दूर होती है ये चीजें हमें पता चली एंड इसी के बेस पे हमें ये जानने को मिला कि किस तरीके से अलग अलग हीट जोन्स जो हैं वो हमें अपनी अर्थ पे देखने को मिलते हैं किस तरीके से इस पे इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई ये सारी चीजें अब तक हम पढ़ चुके हैं तो लेट्स गिव देम अ ब्रीफ लुक फ्रेंड्स अब तक हमने पढ़ा कि कैसे हमें अर्थ की शेप पता चली अर्थ की शेप कैसी थी थोड़ी सी लॉन्ग शेप थी ठीक उसके बाद हमें पता चला कि उस पे बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस जो थी वो ड्रॉ की गई हमें पता चला कि ये वाले एरिया को हम नॉर्थ पोल एंड इस तरफ वाले एरिया को हम साउदर्न पोल कहते हैं इस साइड वाले एरिया को हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर और इस वाले एरिया को हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहते हैं एक 0 डिग्री इक्वेटर जो था वो सबसे ग्रेटेस्ट सर्कल माना गया जिसने अर्थ को नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इक्वल टू हेमिस्फेयर्स में कट किया दूसरी तरफ हमारे पास एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड था जिसको कि प्राइम मेरिडियन बोला गया उसने अर्थ को अगेन 2 इक्वल हाफ्स में कट किया जो कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर हमारे सामने आया और बहुत सारे हेमिस्फेयर ये जो लैटिट्यूड्स हमारे सामने आए या लॉन्गिट्यूड्स आए इन इमेजिनरी लाइंस ने हमें किस किस तरीके से सीजन्स को टाइम को डेज को जानने में हेल्प की उनको पहचानने में हेल्प की उन्हीं को वन बाय वन गो थ्रू करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स हमने देखा कि 0 डिग्री इक्वेटर जो था वो सबसे ग्रेटेस्ट सर्कल माना गया जिसको बेस मान के बाकी के लॉन्गिट्यूड्स जो थे लैटिट्यूड सॉरी वो ड्रॉ किए गए 15-15 डिग्री के इंटरवल पे ऐसा जरूरी नहीं कि 15-15 डिग्री के इंटरवल पे ही उनको ड्रॉ किया जाए 1-1 डिग्री के इंटरवल पे भी वो ड्रॉ किए जा सकते हैं लेकिन फॉर कन्वीनियंस उन्हें 15-15 डिग्री के हिसाब से बनाया गया और इसी तरीके से हमारे पास 24 स्टैंडर्ड जो थे लैंगिट्यूड्स एंड लॉटिट्यूड्स जो थे वो हमारे सामने आए क्लियर हमें पता चला कि जैसे जैसे हम अलग अलग ये लैटिट्यूड्स को
नॉर्थ पोल की तरफ लेते गए तो इसका जो साइज था वो रिड्यूस होता गया, यानी कि ये जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ता गया वैसे वैसे इसका साइज जो था वो बिल्कुल शून्य होता गया। क्लियर। नेक्स्ट हमने देखा कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो थे वो वाले लॉन्गिट्यूड्स सॉरी लैटिट्यूड्स मिले। इन लैटिट्यूड्स में सबसे इंपॉर्टेंट वाला लैटिट्यूड जो था वो तो 0 डिग्री था, जिसको हम इक्वेटर मानते थे। एंड उसके बाद नेक्स्ट वाला आया हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो लाई करता था 23.5 डिग्री लेकिन नॉर्थ वाली साइड में। उसके बाद नेक्स्ट हमें एक और लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिला, दैट वाज एट 66.5, वो अगेन वो नॉर्थ वाली साइड था। और एट द एंड हमें मिलता है यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल, जो कि 90 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है। ये एंगल्स जो हैं ये हमें हेल्प करते हैं जानने में, इसकी अर्थ की इंक्लिनेशन के हिसाब से ही ये एंगल्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से उसी हेमिस्फेयर के ठीक अपोजिट अगर हम साउथ की तरफ चले जाएं तो हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलता है 23.5 डिग्री साउथ पे, एंड 66.5 डिग्री साउथ पे हमें मिलता है एंटार्कटिक सर्कल, और उसके ठीक नीचे मिलता है साउथ पोल, जो कि 90 डिग्री साउथ पे लाई करता है। फ्रेंड्स, ये जितने भी 4-5 इंपॉर्टेंट वाले लैटिट्यूड्स हमारे सामने थे, इनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे सामने ये थी कि ये हमारे सामने हीट जोन्स जो थे वो प्रेजेंट करते हैं। सन की जो रेज हैं वो किस तरीके से इनके ऊपर पड़ती हैं उसका हमारे सामने खुलासा हुआ इन्हीं लैटिट्यूड्स की हेल्प से। हमें पता चला कि जब हम 66.5 और 23.5 डिग्री के बीच वाले एरिया की बात करते हैं, तो चाहे वो नॉर्थ वाली साइड हो या चाहे वो साउथ वाली साइड हो, ये दोनों ही केसेस में ये दो वो एरियाज हैं जिनको टेम्परेट जोन बोला जाता है, जिनको मॉडरेट जोन बोला जाता है, जो मॉडरेट हीट के लिए जाना जाता है। यानी कि ये वो दो एरियाज हैं जहां पे हैबिटेशन और वेजिटेशन यानी कि फ्लोरा एंड फन्ना जो है वो पॉसिबल है, एग्जिस्ट करती है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे ना ही हद से ज्यादा गर्मी और ना ही हद से ज्यादा सर्दी पड़ती है। ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है इजीली। लेकिन अगर हम बात करें फ्रिजिड जोन की, फ्रिजिड जोन कौन सा है? 66.5 डिग्री से लेकर नॉर्थ पोल तक और 66.5 साउथ डिग्री से लेकर साउथ पोल की तरफ, ये वाले जो एरियाज हैं ये फ्रिजिड जोन माने जाते हैं। दैट मीन्स ये वो एरियाज हैं जो एक्सट्रीमली कोल्ड माने जाते हैं, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स बट फॉर प्लांट्स ऑल्सो। प्लांट्स के लिए भी यहाँ पे सरवाइव कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ ही जो अडेप्टिव वहां पे प्लांट्स होंगे जो उन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली वहां पे रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, सिर्फ वही वाले प्लांट्स या वेजिटेशन आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पे। ठीक उसी तरीके से अच्छा देखिए यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है। सन की रेज ना सिर्फ यहीं तक पड़ती है, सन की अर्थ की इंक्लिनेशन होने की वजह से ना सन की रेज सिर्फ यहीं तक पड़ती है। क्लियर, सन की रेज सिर्फ यहीं तक पड़ती है। अब यहाँ पे ये वाला एरिया और ये ऊपर वाला एरिया ऐसा है जहां पे सन की रेज जो है वो मीडियम पड़ती है, लेकिन यहाँ पे तो सन की रेज पहुंचती ही नहीं है फ्रिजिड जोन में। अब क्योंकि यहाँ पे सन की रेज ही नहीं पहुंचती, इसलिए ये एरिया एक्सट्रीमली कोल्ड माना जाता है। ऑन द अदर हैंड, जब हम इक्वेटर जोन की बात करते हैं 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच का एरिया, तो ये वो एरिया है जो एक्सट्रीमली हॉट माना जाता है, जिसको टॉरिड जोन कहते हैं, यानी कि जला देने वाली हीट यहाँ पे पड़ती है। और अगेन यहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट कर पाना बहुत 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 ही डिफिकल्ट है, क्योंकि सन की रेज यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लोज भी होती हैं और सबसे सीधी भी पड़ती हैं इसके ऊपर सन की किरणें। अब सूरज की किरणों की वजह से ही यहाँ पे हीट सबसे ज्यादा होती है। क्लियर, ये अब तक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्राइम मेरिडियन के बारे में।
जिस तरीके से इक्वेटर यानी कि लैटिट्यूड ड्रॉ किए गए, ठीक उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किए गए। लॉन्गिट्यूड्स में सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड माना जाता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जो यहाँ पे लाइक करता है, जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरता है। लंदन में एक सिटी है ग्रीनविच, वहां से होकर गुजरता है। उस टाइम पे यूके का ही यूके जो थी वो रूलिंग कंट्री मानी जाती थी 1974 में, जब ये कॉन्क्लेव हुआ था लंदन में, इंग्लैंड में एक्चुअली। तो उस टाइम पे ये माना गया था कि जो ग्रीनविच में ऑब्जर्वेटरी है वहीं से इसको गुजारा जाए, और उसी के अकॉर्डिंगली, इस जगह के अकॉर्डिंगली ही सारे देशों का टाइम डिसाइड किया जाए। तो इसको ही जीएमटी माना गया, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम इसको माना गया। और ये डिसाइड किया गया कि क्योंकि अर्थ की मूवमेंट वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, इसीलिए ईस्ट की तरफ जाने पर हम जब भी टाइम डिसाइड करेंगे तो टाइम आगे वाला हमेशा प्लस होगा और पीछे वाला हमेशा माइनस होगा। यानी कि अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं और हमें यहाँ का टाइम निकालना है, तो यहाँ वाला जो भी टाइम निकलेगा, जितने भी आवर्स निकलेंगे या मिनट्स निकलेंगे, वो वाले इसमें प्लस हो जाएंगे और हम इस जगह के टाइम तक पहुंच पाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हमें इस तरफ का टाइम निकालना है तो हमें इस 12 में से वो वाले मिनट्स या आवर्स को माइनस कर लेना है और हम यहाँ वाले टाइम पे पहुंच जाएंगे। इस प्राइम मेरिडियन के ठीक अपोजिट 180 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पे हमें मिला हमारा एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला लॉन्गिट्यूड, जिसको हमने इंटरनेशनल डेट लाइन का नाम दिया। इसको इंटरनेशनल टाइम लाइन बोला जाता था, आईटीएल, या जाता है। और इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है क्योंकि ये डिसाइड करती थी कि कौन सी कंट्री का टाइम क्या होगा अकॉर्डिंग टू जीएमटी, ग्रीनविच। लेकिन ऑन द अदर हैंड, ये डिसाइड करती थी लाइन कि कौन सी कंट्री में डे कौन सा होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसका ठीक इसके अपोजिट होना, इसीलिए डिसाइड किया गया क्योंकि यहाँ पे ये 0 डिग्री था, इसीलिए इसके अपोजिट ही 180 डिग्री लिया गया। नो, ऐसा नहीं था। या इसके अपोजिट ही इंटरनेशनल डेट लाइन ली गई। एक्चुअली 180 डिग्री तो वहीं पे आएगा, लेकिन इसके ठीक अपोजिट ही इंटरनेशनल डेट लाइन को डिसाइड किया गया। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इसके अपोजिट था इसलिए लिया गया, लेकिन ऐसा था नहीं। हुआ रीजन ये था कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो मैक्सिमम ओशियन एरिया हो, और यही अकेले एक ऐसी जगह थी जहां पे सबसे ज्यादा ओशंस थे। इसीलिए हमने क्या किया, इस वाले लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन डिसाइड किया। क्लियर? और इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई मूव करेगा आगे की तरफ, इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई आगे की तरफ मूव करेगा तो एक दिन पीछे चला जाएगा, और पीछे की तरफ मूव करेगा तो एक दिन आगे चला जाएगा। इसके ऊपर वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। क्लियर? सो ये था हमारा ग्रीनविच, जिसके अकॉर्डिंगली टाइम डिसाइड किया गया था, जिसके अकॉर्डिंगली मूवमेंट किस तरीके से होगी अर्थ की, और कैसे कैसे डेज डिसाइड किए जाएंगे या टाइम डिसाइड होगा। तो इसी घड़ी के अकॉर्डिंगली पूरे संसार की घड़ियां जो हैं आज की डेट में सेट की गई हैं। क्लियर? सो एट द एंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम देखते हैं अपने वर्ल्ड मैप पे कि किस तरीके से ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री पे लिया गया, और 0 डिग्री के अकॉर्डिंगली ही ये होता हुआ हमारे पास आया। और इससे हम अगर आगे की तरफ जाते हैं तो हम टाइम लेते हैं प्लस में, और पीछे की तरफ जाते हैं तो माइनस में लेते हैं। क्लियर? लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसके ठीक अपोजिट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रहा हमारा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसको बहुत सारी अलग अलग जगहों से ना मोड़ा गया है। क्यों मोड़ा गया है, आप इस नक्शे में, मैं आपको पिछली वीडियो में ये क्लियरली नहीं बता पाई, लेकिन यहाँ पे मैं आपको आसानी से बता पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैप हमारे सामने है। देखिए, अगर ये लाइन यहाँ से सीधी आ रही होती तो ये पहले तो इस कंट्री को कट करती। अगर यहाँ पे ये इस लैंड मास को कट करती तो इस लैंड मास पे एक ही टाइम पे 2 दिन होते। उसी दिन मंडे या ट्यूसडे दोनों ही दिन एक साथ होते, या संडे और मंडे एक साथ होते। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से फिर से इसको मोड़ा गया क्योंकि यहाँ से एक आइलैंड गुजर रहा था और यहाँ पे अगेन हमारे पास एक लैंड मास होकर निकल रहा था। फिर हमें यहाँ से फिर इसको मोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ से अगर ये आती तो अगेन यहाँ पे बहुत सारे लैंड मासेस
थे और अगर इन लैंड मासेस से ये निकलती तो अगेन यहाँ पे एक ही टाइम पे 2 दिन होते जो हमें नहीं चाहिए थे, इसीलिए इसको अलग अलग जगहों से मोड़ा गया ताकि ये मैक्सिमम ओशियन एरिया में ही रहे और किसी भी लैंड मास को टच ना करे। तो इसके अकॉर्डिंगली ही हमने क्या किया, अपना इंटरनेशनल डेट लाइन डिसाइड कर लिया ताकि डेज डिसाइड हो सके कि किस तरह का डे कौन सी कंट्री में होगा। यानी कि यहां से ही ये डिसाइड होता था कि आज कौन सा डे है तो नेक्स्ट कंट्री में कौन सा वाला दिन होगा या इसके नेक्स्ट डिग्री पे कौन सा वाला दिन होगा। आई होप आज की रिकैप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से डेज डेट डिसाइड की जाती है और ये रिवीजन जरूर कंटिन्यू रखनी है। किसी भी चैप्टर को, किसी भी चीज को आप पढ़ें तो एग्जाम में जाने से पहले रिवीजन बहुत जरूरी होती है। ठीक उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे भी बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, रिवीजन साथ साथ में करते रहना है। जो भी आप पढ़ें उसको एक बार रिवाइज जरूर करना है। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ एंड मोटिवेट करते रहें हमें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।